नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मनीषा केस पर सीबीआई का एक बहुत ही बड़ा बयान हमें देखने को मिला है। गुड़गांव में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कृत्रिम बारिश के यहां पर विचार बनाए जा रहे हैं। छठ पूजा को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिली है। आंगनवाड़ी को लेकर भी बहुत ही बड़ा अपडेट हमें हरियाणा सरकार की तरफ से देखने को मिला है। आप सभी के लिए रोजगार को लेकर भी काफी सारे अपडेट्स हैं। यानी भाई इस वीडियो में आपको आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मनीषा की मौत को लेकर अब नया मोड़ हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर आप सभी को पता है कि अभी से कुछ महीने मतलब 1-1.5 महीने पहले भिवानी में मनीषा कांड हुआ था, जिससे आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। वो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई थी। सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन अब उस पूरे मामले के ऊपर एक नया अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी 19 साल की युवती मनीषा की मौत के बारे में अब नया मोड़ आता नजर आ रहा है। इसका कारण यह है कि जिला पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी। वही मनीषा के पिता संजय की माने तो सीबीआई इसे हत्या का केस बता रही है। मनीषा के पिता ने दावा किया कि सीबीआई के अधिकारियों ने उसे बताया कि यह सुसाइड नहीं, यह हत्या है। सीबीआई ने उन्हें यह भी बताया कि दिल्ली एम्स में मनीषा के शव का पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट एक बड़ा सबूत है। भिवानी वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग थी। रोहतक की रिपोर्ट ने तो इसे सुसाइड बताया था, मगर दिल्ली एम्स की रिपोर्ट ने इसे सीबीआई ने नहीं खारिज किया है। सीबीआई का शक की सुई अभी भी यहां पर आइडियल नर्सिंग कॉलेज के इर्द गिर्द यहां पर घूम रही है। यानी इस केस में हमें अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। सीबीआई के अनुसार यहां पर ये जो मामला था ये आत्महत्या का नहीं बल्कि एक हत्या का मामला था। बाकी भाई जो भी नेक्स्ट अपडेट हमें मनीषा केस को लेकर देखने को मिलेगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है छठ पूजा पर बिहार जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, छठ पूजा के पावन पर्व पर हरियाणा से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर हरियाणा सरकार ने विशेष वातानुकूलित बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसका ऐलान स्वयं प्रदेश के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने किया। मंत्री विज ने बताया कि बिहार सरकार की ओर से छठ पूजा के अवसर पर हरियाणा से विशेष बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया गया था, जिसे हरियाणा सरकार ने स्वीकार कर लिया है। परिवहन मंत्री के अनुसार यह विशेष एसी बस सेवा अगले 3 महीने तक संचालित की जाएगी। इससे त्योहारों के मौसम में अपने घर जाने वाले हजारों प्रवासी यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर तब जब रेल टिकटों की कंफर्मेशन एक बड़ी चुनौती यहां पर बन जाती है। यानी भाई हरियाणा रोडवेज ने, हरियाणा सरकार ने छठ पूजा पर्व को लेकर सभी बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है बिहार चुनाव के लिए सीएम सैनी को मिली अहम जिम्मेदारी। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पहले भी अन्य राज्यों के चुनाव में जिम्मेदारी मिलती रही है। पिछले साल धमाकेदार जीत के बाद पार्टी ने नायब सिंह सैनी को महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में अहम भूमिका दी थी। दिल्ली में तो उन्होंने बहुत ही मुखर होकर चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने चुनाव प्रचार में प्रदूषित यमुना का मुद्दा बनाकर इसे चर्चा में ला दिया था। अब बिहार चुनाव में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बिहार चुनाव अभियान के दौरान पटना पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया और नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है पीएम मोदी करेंगे शहीद स्मारक का उद्घाटन। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर पीएम मोदी हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में अंबाला में बन रही एशिया के सबसे बड़े शहीदी स्मारक का उद्घाटन कर सकते हैं। ये जानकारी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान दी। विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पीएमओ को पत्र लिखकर समय मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि नवंबर में प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें समय मिल जाएगा और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री खुद नवंबर के आखिरी सप्ताह में इस शहीद स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी शहीद स्मारक लगभग बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन जल्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, घर से की कूड़ा उठाने की वसूली तो दर्ज होगी एफआईआर। जी हां, बहुत ही बड़ी ये खबर सभी प्रदेशवासियों के लिए है, जहां पर घर से कूड़ा उठाने के लिए अगर आप अभी तक फीस दे रहे हो तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जी हां, नगर निगम ने साफ कर दिया है कि घरों से कूड़ा उठाने के लिए आने वाली नगर निगम की गाड़ियों को कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वह तुरंत ही चार्ज देना बंद कर दे। इसके बाद भी अगर कोई कूड़ा उठान के लिए चार्ज मांगता है अथवा जबरन लेता है तो उसके खिलाफ न केवल केस दर्ज कराया जाएगा बल्कि चार्ज वसूलने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है। जहां एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमें कूड़ा उठाने वाले इस पूरे सिनेरियो को लेकर नगर निगम की तरफ से देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, 2 महीने से 28,000 मिड डे मील कुकों को मिलेगा मानदेय नहीं। जी हां, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ननिहालों को मिड डे मील खिलाने वाले तकरीबन 28,400 कुक आर्थिक तंग हाली से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों की रसोई में पक रहा राशन भी उधार पर आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से 2 महीने अगस्त व सितंबर और केंद्र सरकार की ओर से 5 महीने का मानदेय जारी नहीं हुआ है। प्रदेश के 14,200 सरकारी स्कूलों में तकरीबन 28,400 कुक मिड डे मील में तैनात है। प्रति कुक 7,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है, जिसमें 1,000 रुपए केंद्र और 6,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से जारी होते हैं। बजट जारी न होने से राशन और गैस सिलेंडर का इंतजाम भी उधार पर करना पड़ रहा है। बाकी भाई इस पूरे सिनेरियो के ऊपर जो कंडीशन बेकार, इसके ऊपर जो भी अगला अपडेट आएगा, अपडेट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ियों में अब डाइट डॉक्टर तय करेगी बच्चों की थाली। जी हां, हरियाणा के आंगनबाड़ी में अब बच्चों और माताओं के आहार का निर्धारण विशेषज्ञों के हाथ में होने वाला है। जी हां, महिला एवं बाल विकास विभाग यानी WCD में न्यूट्रिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तैयारी में तेजी कर दी है। आयोग ने न सिर्फ परीक्षा की तिथि तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए बल्कि नया परीक्षा सिलेबस भी जारी किया है। इस भर्ती का उद्देश्य प्रदेश के बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषक स्तर में सुधार करना है। अब न्यूट्रिस्ट आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए संतुलित आहार तय करेंगे, जिसमें स्थानीय और सस्ते खाद्य पदार्थों से पौष्टिक भोजन तैयार करने में जोर रहेगा। इस परीक्षा और नियुक्ति के बाद राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर आंगनबाड़ी में एक प्रशिक्षित पोषण विशेषज्ञ तैनात हो, जो माताओं और बच्चों की डाइट को वैज्ञानिक आधार पर सुधार सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे राज्य में कुपोषण दर में कमी आएगी और स्मार्ट न्यूट्रिशन के मॉडल को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकेगा। जी हां, बहुत ही अच्छी ये सोच फिलहाल आंगनबाड़ियों को लेकर हमें सरकार की देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, दिवाली के बाद हवा बनी जहर, AQI 421 पार पहुंचा। जी हां, दिल्ली की रौनक अभी ठंड भी दिवाली की रौनक अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जींद की हवा जहरीली हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार शाम तक शहर का AQI 421 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। यह देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, जबकि रेवाड़ी के धारूहेड़ा में AQI 412 दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों का धुआं और हवा में ठहराव मुख्य कारण है। हरियाणा के 22 शहरों में AQI खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे मतलब ये जो आपका GRAP2 लागू हो गया है। निर्माण कार्य सीमित हो गए और प्रदूषण स्रोतों पर निगरानी फिलहाल तेज कर दी गई है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, गुड़गांव में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कराई जाएगी बारिश। जी हां, बहुत ही बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर दिल्ली समेत गुड़गांव में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर चिंता की लकीरें बढ़ा रहा है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज लगातार बढ़ती जा रही है और पाबंदियों का दौरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ऐसे में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए अधिकारी भी नई नई योजनाएं तैयार करने में जुटे हुए हैं। अब प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए गुड़गांव के अधिकारी आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी में जुट गए हैं, ताकि लोगों को
प्रदूषण से राहत मिल सके और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। जी हाँ, अब फिलहाल नई प्लानिंग्स तो की जा रही है, बाकी जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है। 2 नवंबर को फरीदाबाद में होगा युवा योद्धा सम्मेलन। जी हाँ, जेजेपी ने अपने युवा योद्धा सम्मेलन अभियान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले सम्मेलन की घोषणा कर दी है। जी हाँ, जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि जेजेपी 2 नवंबर को फरीदाबाद जिले में युवा योद्धा सम्मेलन करेगी, जो कि तीसरा जिला सम्मेलन होने वाला है। इससे पहले जेजेपी ने सिरसा और कैथल जिले में शानदार युवा योद्धा सम्मेलन करके युवाओं की आवाज को उठाया था। उन्होंने कहा कि युवा योद्धा अभियान को लेकर जेजेपी के युवा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और सिरसा कैथल की तरह फरीदाबाद जिले का भी सम्मेलन ऐतिहासिक होने वाला है। साथ ही दिग्विजय सिंह चौटाला ने किसानों को मुआवजे देने की मांग को भी उठाया है। दिग्विजय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मांग करते हुए कहा कि हाल ही में हुई भारी बरसात और बाढ़ के चलते किसानों को खासा नुकसान पहुंचा है और इस आपदा में किसानों को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। जी हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेप जेजेपी पार्टी ने लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है रोहतक रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। जी हां, कल सुबह करीब 8 बजे रोहतक रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है, जहां एक ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही थी। उसी दौरान एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज हो जाने के कारण महिला और उसका बेटा संतुलन खो बैठे और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच की जो जगह गिरने वाली जगह थी वहां पर वो गिर गए। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक सजग व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई और दोनों का हाथ पकड़कर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। उनकी सतर्कता से दोनों की जान यहां पर बच गई और एक बहुत ही बुरा हादसा होते होते टल गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है मनोहर लाल ने बेची करीब 1 करोड़ की पुश्तैनी जमीन। जी हां, ये खबर भी फिलहाल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवासन मंत्री तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक जिले में स्थित अपनी पुश्तैनी गांव बनियानी में करीब 1.5 एकड़ जमीन को बेचकर मिली धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है। गांव बनियानी में मनोहर लाल की पुश्तैनी जमीन में करीब 1.5 एकड़ उनके हिस्से में आई थी। मनोहर लाल ने यह जमीन बेच दी है। जी हाँ, जिसके एवज में उन्हें करीब 1 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा मनोहर लाल ने अपने पुश्तैनी घर मां शांति देवी पुस्तकालय के नाम पर दान करने का ऐलान कर दिया है। मनोहर लाल के इस आवास को पुस्तकालय में बदला जाएगा, जहां ग्रामीण अंचल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री अपने हिस्से की जमीन बेचकर प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया था। तो दोस्तों, आज की तारीख में आप सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपकी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।